मेरा सबसे पहले नमस्कार। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सरयू केवट झारखंड से हूँ। बोकारो स्टील सिटी में अभी नियोजित हूँ एज ए जूनियर इंजीनियर। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सह जो है एक हमारा मजदूर संगठन है इंटक, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, उसका मैं प्रदेश महासचिव हूँ। मैं अभी बहुत ज्यादा उद्वेलित हूँ कि मेरा समाज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अभी विगत एक महीने से बिफोर एक महीने से ही मैं देख रहा हूँ। एक हमारे राजा राम कश्यप जी हैं, वो 156 संगठन को एक करके दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि 1936 और 1949 ये दो उनके पास लेटर है, जिसमें कि निषाद समुदाय के जितने भी उपजातियां, निषाद जाति नहीं है, एक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर निषाद जाति अभी तक नहीं है। मैं इसका डिमांड कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हम लोग को इस बात को जान जाइए कि निषाद जाति नहीं है। निषाद को अभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में निषाद जाति के रूप में नहीं दिया है। केवल यूपी में 9/6/1995 को केवट मल्लाह के साथ जोड़ दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिए जरा सा कि बड़ी निषाद जाति को पूरे भारत में कोडिंग करवाइए। ये एक मेरा अहम मांग है। मैं दो ही डिमांड करता हूँ हमेशा, कि एक पहला है कि निषाद जाति का कोडिंग किया जाए पूरे भारत में, ताकि निषाद एक हो जाए। दूसरा है कि यह पर परिभाषित करे कि परंपरागत मछुआरा कौन है, हु इज ट्रेडिशनल फिशरमैन। ट्रेडिशनल फिशरमैन इसलिए मैं इसका डिमांड करता हूँ, इसे परिभाषित करना चाहता हूँ कि आज तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार, दोनों में से कोई जो है यह परिभाषित नहीं किया है कि कौन कौन सी जातियां परंपरागत मछुआरा है। जितना भी लॉ कानून अधिकार बनाया गया है, अभी भी मत्स्य विभाग में जितना कानून बनता है, उसमें ट्रेडिशनल फिशरमैन के कोटे पर कुछ दिया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल फिशरमैन ही डिफाइन नहीं है। यही परिभाषित नहीं है कि कौन जाति लोग ट्रेडिशनल फिशरमैन है। तो इसको जरा सा गहन विचार के विषय है। और हमारे समाज में जितने भी लोग जहां जहां जिस रूप में काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो समाज में अभी देख रहे हैं, अभी हम मुंबई और कहाँ, मुंबई की कोई हमारी विद्वान महिला बात कर रही थी, तो मुंबई में भी हम लोग का भी मीटिंग होने जा रहा है। मुंबई हम लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझिए कि हम लोग अलग अलग जाति अलग अलग कुड़ी में बंधने के कारण किसी का विनाश इस धरती पर नहीं हुआ है। विनाश यदि किसी का हुआ है तो हमारे समुदाय का हुआ है, निषाद वर्ण का हुआ, निषाद का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है। निषाद को इतना वर्गीकरण कर दिया गया है कि निषाद जो है आज खुद को अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है कि हम निषाद हैं। अगर आप, सही बात है, अब महिला बोल रही थी, उनका मैं सम्मान करता हूँ कि ये भेदभाव है। कोली समाज वाले उसको निषाद को नहीं अपनाते हैं, निषाद वाले कोली को नहीं अपनाते हैं। ये सच है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो लोग निषाद को जानते ही नहीं कि उन्हीं का वंशज है। तो मैंने हमेशा कहा है कि देखिए, निषाद जो है एक बृहद है, बृहद स्वरूप है। पूरे विश्व में जो है निषाद ही था। और उसके लिए हमने कहा था कोल भील द्रविड़ किरात। कोल भील द्रविड़ किरात, ये निषाद के चारों जो है उपजातियां हैं, चारों निषाद हैं, निषाद वंशीय हैं। और कोल भील द्रविड़ किरात ये क्षेत्रीय अगर देखिएगा, क्षेत्रीय रूप में पाइएगा, तो कोल किसको कहा गया है? कोल कहा गया है जो जल जल जो जलीय क्षेत्र में जो कार्य को निष्पादित करते हैं, उसको कोल कहा गया। भील किसको कहा गया? भील कहा गया जो जंगल में वास करते हैं, जंगली क्षेत्र में जो अपने कार्य को निष्पादित करते हैं, उसको भील कहा गया। और द्रविड़ किसको कहा गया? जो मैदानी क्षेत्रों में अपने कार्यों को निष्पादित करते हैं, उसको द्रविड़ कहा गया। और किरात किसे कहा गया? जो पहाड़ी क्षेत्रों में अपने कार्यों को निष्पादित करते हैं, उसको किरात कहा गया। जैसे शंकर जी को किरात भी कहा गया है, पार्वती को किराती भी कहा गया है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं, और ये सब के सब निषाद वंशीय हैं। ये टोटल जितने भी मैंने बताया, इसमें टोटल जो है निषाद वंशीय है। तो जब निषाद वंशीय ये सारे हैं, तो यह वहां बात रह गया कि यहाँ एक जामवंत की जरूरत पड़ गया। हनुमान जी भूल गए हैं कि उसका ताकत क्या था। आज वैसे ही समाज में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है
जो यह व्याख्या कर सके, ये व्याख्यान कर सके कि भाई निषाद जो है एक बृहद रूप है, और कोल भील द्रविड़ किरात ये सारे इसी के वंशज हैं, इसी के वंशज में रूप रहे हैं। हमने ये पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि वंशज हमारा क्या है, जिसमें हम शिव के वंशज हैं, जिसमें किरात है, किरात से बनते अपने बढ़ते बढ़ते हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उसको विस्तार से बताऊंगा भी आप लोग को। अब रह गई बात की अभी के वर्तमान परिवेश में, तो पौराणिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को और वर्तमान काल। वर्तमान काल में सबसे ज्यादा यदि कोई उपेक्षित, वंचित और शोषित है तो हमारा समाज है, और दूसरा कोई नहीं। यह निषाद समाज ही है जो पूर्ण रूप से वंचित है, पूर्ण रूप से उपेक्षित है, और पूर्ण रूप से शोषित भी है। अब देखिए, किसी का संस्कृति सभ्यता का कोई विनाश नहीं हुआ है। यदि किसी का हुआ है तो वो निषाद समाज का हुआ है। संस्कृति का आप अब देख लीजिए, जब से आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले यहाँ भारत में जो है इसका नाम था जम्बो द्वीप। और जम्बो द्वीप जब इसका नाम था, अभी भी हम बताएंगे जम्बो द्वीप किस तरह से नाम है। जम्बो द्वीप पहला नाम इसको दिया गया था, और जम्बो द्वीप के अधीश्वर थे हमारे वंशज के, माने हम उनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं। उसका नाम अग्निंद्र था। अग्निंद्र जी जो थे वो जम्बू द्वीप के अधीश्वर थे। उसके साथ साथ में जब देखेंगे तो हम पाते हैं कि जम्बू द्वीप के बाद में जब यहाँ शक आए तो उन्होंने इसका नाम हिमवश कर दिया। शक के बाद यवन आए, यवन आए तो पहलू जब आए, ये सब आक्रमणकारी आते गए हैं। पहलू जब आए तो उन्होंने इसका नाम, पहलू लोग जब आए तो इसका नाम भारत खंड कर दिया। और भारत खंड के बाद सिंध भी किया, वही पहलू लोग ही। सिंध, चूंकि उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया था, इसलिए सिंध भी नाम रख दिया था। तो हमने भारत खंड और सिंध दो नाम एक साथ आया। भारत खंड इसलिए नाम रखा गया कि जड़ भरत जो है हमारे वंशज के, हमारे पूर्वज जो हैं जड़ भरत, वो जम्बूद्वीप के थे, और उन्होंने फिर लड़ करके सब पूरा कब्जा करके फिर भारत खंड का स्थापित किए थे। अब आ जाता है कि इसके बाद ये शक, यवन और पहलू ही जितने भी आए, ग्रीक पहलू जितने भी आए, ये सब चले गए। आक्रमणकारी आए जम्बो द्वीप में, और आए और चले गए। लेकिन इसके बाद पदार्पण होता है आर्यों का। तो जब आर्य यहाँ पर आए तो उन्होंने इसका नाम रख दिया आर्यवर्त। अब देखिए, जब हम लोग पूजा करने जाते हैं या कुछ करते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को अपनाया किसने? आर्यों ने। और सबसे पहले एक ही काम किया, और ये एक पॉलिसी के तहत, जिसको कहते हैं ना उपनिवेशवाद के बाद साम्राज्यवाद, आफ्टर कोलिज्म देयर इज इम्प्रीमिज्म, इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए सबसे पहले हमारी संस्कृति सभ्यता को उन्होंने विनाश किया। विनाश किया क्या? अपने ग्राह्य किया, ग्रहण किया। और उसके बाद ये आर्य लोग आए तो इन्होंने इस भारत का नाम आर्यवर्त रख दिया। और आर्य के बाद में मुगल आए तो इसको हिंदुस्तान रखा। और हिंदुस्तान के बाद जब अंग्रेज आए तो उसका नाम इंडिया रखा। तो इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर करते गया। अब आप हम ये कहना चाहते हैं कि आर्य जो आए वो यहाँ से गए नहीं। आर्य जो आए वो यहाँ से गए नहीं, बाकी जितने भी आक्रमणकारी आए सब चले गए, सब चले गए। लेकिन आर्य जो है कभी नहीं गया। और आर्य और मुगल, मुगल के कुछ वंशज यहाँ तक कुछ दिन तक रहा, तो मुगल भी चले गए। लेकिन जो उसके द्वारा स्थापित धर्म रहा वो रह गया। और उसकी उसी के आधार पर जो है लोग अभी मुगल का भी बात करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्यों ने हमारी संस्कृति सभ्यता को अपनाया, और अपना करके ग्राह्य होकर के और अपना करके हमारी सबसे पहले हम ही को क्षति पहुंचाया, कि हमारा नामो निशान मिटा दिया। हमारा नामो निशान मिटा दिया गया। किस किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। क्योंकि सारे राजा तो हमारे पूर्वज हैं। जिसको उठाइए, जिस इतिहास को उठाइए, हम वहां से बताना शुरू कर देंगे कि ये राजा हमारे यहाँ से शुरू हुआ था। ये इसलिए मैं बोलना चाहता था कि मैं विस्तार से अगर जाऊंगा तो खास तौर पे दो ही बात चर्चा आती है, एक रामायण का, एक महाभारत का। तो महाभारत में किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे लड़ रहे हैं? वो क्षत्रिय के बच्चे लड़ रहे हैं, वो हमारे पूर्वज के बच्चे लड़ रहे हैं, वेद व्यास जी के बच्चे लड़ रहे हैं तीनों वो युधिष्ठिर युधिष्ठिर आपका ध्रुव, क्या नाम है, धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर, ये तीनों भाई थे। पिता कौन थे? हमारे वेद व्यास जी। और ये तीनों के ही बेटे लड़ रहे हैं ना। तो मंत्र तो कहता देखेंगे तो कौन? तो निषाद के ही वंशज हैं, सारे निषाद वंशीय हैं। और महाभारत के लोग अदर वे में लेते हैं।
ये हमारे वंशज लोग क्षत्रिय कहाँ से आ गए? क्षत्रिय जो आप देख रहे हैं, चूंकि कार्य से, हमारे वेद व्यास जिसने कहा है कि जो कार्य जो अपनाता है उसको उस आधार पर वर्ण वर्ण को विभेद किया गया था, कि जो क्षत्रिय कार्य करेगा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का कार्य करेगा ब्राह्मण होगा। तो ये नहीं कहा गया था कि जन्म से ब्राह्मण हो जाएगा, नहीं। कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य, कर्म से शूद्र होता था, ना कि जन्म से। ये जन्म वाला जो धंधा, ये जितना जन्म वाला धंधा आया, ये कब आया? ये आर्यों ने इसको जो है, इसी को लोपा लिपापोती करके उन्होंने कर्मकांड बनाया। और कर्मकांड बना करके आज हमारे लोग देख रहे हैं, आपस में ही जो है देख रहे हैं कि वेद 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 और द्वेष की भावना रख रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे जो ये कर्मकांड बनाया गया, ये आर्यों के द्वारा बनाया गया है, ना कि हमारे पूर्वजों के द्वारा। हमारे पूर्वज तो बोले कि कोई भी आदमी ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी आदमी क्षत्रिय हो सकता है, और कोई भी आदमी शूद्र हो सकता है, वो कर्म के आधार पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रमाण के रूप में देख लीजिए। बहुत से ऐसे विश्वामित्र क्या थे, वो तो बोल रहे कि क्षत्रिय वंशज में जन्म लिए थे, लेकिन अपने कर्म से वो ब्राह्मण हो गए, क्योंकि वो ऋषि हुए। तो ये ऋषि जितना भी हुआ है, ऋषि की जितना उपाधियां आपको मिलेगा, सब निषाद वंशियों का ही उपज है। हम इसके विस्तार में से कभी टाइम मिलेगा तो जरूर बताएंगे। हम थोड़ा आते हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय की जो स्थिति है, उस स्थिति पर मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं कि इस शोषित, पीड़ित और उपेक्षित समाज को सबसे पहले अंतिम पादान में जो मछुआरा, जो परंपरागत मछुआरा, जिसको मछुआरा इसलिए बोलते हैं ताकि सब समाहित हो जाए, है कि निषाद बोलेंगे तो धीवट नाराज, धीरज बोलेंगे तो केवट नाराज, केवट तो ये नाराज, वो नाराज। ये जो नाराजगी की सिलसिला है, अभी चर्चा जो ज्वलंत मुद्दा अभी आप लोग लिए हुए हैं कि जमीन के लिए, तो मैं आप लोग को एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ क्या, मैंने मंत्रालय तक चला गया था कैप्टन निषाद जी को साथ में। और कैप्टन निषाद जी के साथ में वहां से रजिस्टर्ड संस्था था मेरा, निषाद कल्याण समिति। वो मेरे जन्म से पहले बनाया हुआ था इन लोगों ने। और मैं उसी के लेटर पेड लेकर के हम चल गए थे बीएसएल के जमीन लेने के लिए, कि हमको 5 एकड़ जमीन दिया जाए, निषाद विद्यालय, निषाद प्रशिक्षण केंद्र, निषाद नहीं बल्कि हम उसको लिखे थे कि मछुआरा महाविद्यालय, मछुआरा प्रशिक्षण केंद्र, और मछुआरा प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ये तीन के लिए हम 5 एकड़ जमीन का डिमांड किए थे। हम शेल मिनिस्टर के पास गए कैप्टन निषाद जी के साथ में। और निषाद जी के साथ में जाने के बाद में हम लोग वहां रखे, तो कैप्टन निषाद जी को देखते के साथ ही उसमें वीरभद्र जी थे, इस्पात मंत्री। उन्होंने कहा, आया निषाद साहब, ये छोटा सा काम, 5 एकड़ जमीन मिल जाएगा सर। उन्होंने तुरंत हामी भर दिया। हामी भरने के बाद में अपने पीएस को बुलाए, तो उन्होंने आने के बाद में पीएस बोला कि कैप्टन साहब का ये डिमांड है, अभी के अभी तुरंत इसको इसको लागू किया जाए, 5 एकड़ जमीन इनको बोकारो में दे दिया जाए। बंधु, आप लोग को मैं याद कराना चाहता हूँ, 15 से 20 मिनट चाय पीने में लगा होगा हम लोग को, और कुछ बातें करने में लगा हुआ। उधर से पीएस दौड़ते हुए आए, फिर और कान में बोलना शुरू कर दिए, मंत्री जी के कान में बोले। और मंत्री, उस समय मैं यंग था, जवान था, करीबन मुश्किल से 25-26 साल का था। और मैं तुरंत जो है सो कि कैप्टन साहब को बोला कि कैप्टन साहब क्षमा कीजिए। बोले क्यों, क्या किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? बोले हम जो अभी वर्ड वर्ड दिए थे आपको, वचन दिए थे, उसको हम वापस लेते हैं। तो बोले क्यों? बोले इस आधार पर हम आपको जमीन नहीं दे पाएंगे। मैंने किस आधार पर? तो ये जाति के नाम पर हम जमीन नहीं दे पाएंगे, सरकारी फंड जाति के आधार पर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते हैं हम आपको, क्योंकि ये भारत का संविधान कहता है कि किसी जाति विशेष को नहीं देना है। मैं तुरंत वहां पर खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के जानते हैं मैंने क्या कहा? क्या कहते हैं सर, आपने सब जाति को दिया है। बोले कि कौन कौन जाति को दिया है, बताइए आप ही। तो हम बोलना शुरू किए, एक लाइन से एकदम थड़थड़ा के बोलना शुरू किए कि आपने जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह पब्लिक स्कूल के नाम पे काश्तियों को जमीन दिया है, आपने राजेंद्र पटेल के नाम पर कुर्मियों को जमीन दिया है, आपने कृष्णा विचार मंच के नाम पर यादव को जमीन दिया है, आपने सब। जब हम नाम बताना शुरू किए तो हमको बोले कि बाबू बाबू 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। और उन्होंने रोक करके ये कहा कि श्रीमान, आप एक एक करके धीरे धीरे बोलिए। तो मैंने कहा कि सर, आपने कास्ट समाज को जो है, कास्ट लोग को जो है, जिसको लाला कहते हैं, लाला लोग को जो है सर, राजेंद्र पब्लिक स्कूल के नाम पे, राजेंद्र जी के नाम पे दिया। राजेंद्र जी को बात जानते हैं और कौन है राजेंद्र जी? बोले हाँ, देश के हमारे प्रथम राष्ट्रपति। बोले हाँ, उनके नाम पे दिए हुए हैं।
उसके बाद बोले तो सर कृष्णा विचार मंच, कृष्ण भगवान के नाम पे ये सबके लिए है, कृष्ण भगवान खाली एक हमारे लिए और आपके लिए नहीं है, उनके विचार मंच के नाम पे दिए हुए हैं। फिर उन्होंने हमको बोला कि सर कुर्मी लोग को सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे आपको मालूम है? हम बोले हाँ सर। तो बोले कि तो अब आप जान रहे हैं उनके नाम पे दिए हुए। तो आपके समाज में कोई महापुरुष नहीं है क्या, जो आपने निषाद कल्याण समिति के नाम पे, निषाद के नाम पे आप आए हैं जमीन लेने के लिए? आप अपने भगवान के किसी भी एक आदमी का नाम ले लेते, तो महर्षि वेद व्यास का नाम रखते या किसी किसी का भी नाम रखते, और उस नाम पर यदि आप एक जमीन मांगते हैं तो आज हम 5 एकड़ जमीन आपको